नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। यूपीएससी में सीसेट हटाने को लेकर छात्रों के द्वारा चलाए गए आंदोलन संपूर्ण क्रांति का रूप लेते नजर आ रहा है। मंडल चैंपियन शरद यादव और मधेपुरा के लोकसभा सांसद पप्पू यादव अब छात्रों के हित के लिए पूरे देश में आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि न्यायपालिका को अगर छोड़ दिया जाए तो देश का तीनों खंभा अब मोदी सरकार ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, कल मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। रात में इन्होंने मुझे छोड़ दिया। सारे स्टूडेंट और ख़ास तौर पर बच्चियां, छोटे लड़के। जोगेंद्र जी, रुद्रनारायण पाठक महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे बच्चे जो देश के भविष्य है। महत्वपूर्ण है मेरी बेटी जो रात भर नीचे में अपमानित किया गया, उन्हें सोने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया और सदन में बोलने नहीं दिया जाता। अघोषित कर्फ्यू लगा दिया है भाजपा की सरकार ने, सदन और सदन के बाहर। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी के जैसा ही आपातकाल ओ नहीं, बाप रे बाप। इंदिरा गांधी जी क्या की, किस परिस्थिति में की, इनकी के पास तो कोई परिस्थिति नहीं। तो अघोषित कर्फ्यू है, अघोषित कर्फ्यू। तो फिर आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति मैंने स्टूडेंट को कह दिया, ये जो तय करेंगे या तय करेंगे कि तय इसको यूपी बिहार बंद करना है तो किया जाएगा, या जो तय करेंगे लाठी खाना है तो लाठी खाया जाएगा। करेंगे ये कि आर पार की लड़ाई लड़नी है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं इन पर छोड़ दिया हूँ नेतृत्व स्टूडेंट का, साथ में हम हों, जोगिंदर जी हों, पीछे से रहेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। सदन में आज भी हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, संख्या बल कम है, सपोर्ट नहीं मिलता है। इस देश के नौजवानों के साथ किसी का सपोर्ट नहीं, बड़े दलों को दिया जाता है मौका, छोटे दलों को नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैंने आज कहा प्रधानमंत्री को, तो मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, बड़े दिल वाले हैं आप तो बड़ा दिल दिखाइए, बाहर में भी भीतर में भी, विपक्ष में भी। आप विपक्ष का नेता मान लीजिए, यदि बड़ा दिल है, आपने एक नई शुरुआत की परंपरा को यदि किया है तो बड़ा दिल दिखाइए, मैंने तो कहा। तो क्या कुछ उम्मीद लगती है आपको? मतलब क्या रिप्लाई वहां से प्रधानमंत्री जी की साइड से आ रहा है या मतलब क्या? कोई उम्मीद नहीं, इस सरकार से किसी तरह की उम्मीद नहीं। ये विश्वासघाती सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, इससे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऐसा जब माना जा रहा है कि चारों तंत्र को हाईजैक कर लिया गया, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका हो, जो भी हो, मीडिया हो, चौथा खंभा हो, जो भी हो, कंप्लीट चारों खंभा हाईजैक हो चुका। अब न्यायपालिका हाईजैक हुई है या नहीं तो मैं नहीं कहूँगा, 3 खंभा तो हाईजैक हो चुका है और इनका प्रयास तो होगा न्यायपालिका भी हाईजैक हो। अभी आप पाठक जी और योगेंद्र यादव जी से मिल के आए हैं, जो सीसेट को हटाने के लिए आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैं उनका जो आंदोलन है उसमें उनके बच्चे आए हुए थे, तो उस नाते उनके बीच में शरीक होने आया हूँ। मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि सीसेट के पेपर आने के बाद भारतीय भाषाएं पूरी देश भर की जितने बच्चे हैं उनका एलिमिनेशन प्रीलिम्स में हो रहा, इसलिए सीसेट को या तो हटाओ, नहीं हटाते इसको क्वालिफाइंग कर दो। और ये आंदोलन जो है वो यहीं नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। सर कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी की जो 60 दिन की सरकार है, उससे लग रहा है कि इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाया था, उसी रास्ते पे मोदी सरकार जा रहे हैं। छात्रों पर लगातार, छात्राओं पर भी लगातार लाठीचार्ज किया गया, उनके मतलब जो अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई कहने की बात है क्या? आप भी तो नौजवान हो, आप भी पास होते, लेकिन ये पकड़ लिया आपने। क्यों? इसलिए कि भाषा का बैरियर है। सर तो मतलब आगे की क्या रणनीति आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से बनाई जाए? नहीं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और पूरी पार्लियामेंट खड़ी है, दोनों सदन में, यानी बहुत मेजॉरिटी जो है वो इनके बच्चों के साथ है। तो क्या आप जेपी की भूमिका को लेकर कोई यहाँ पे कोई लेके आएगा सर? अब जेपी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनका रास्ता तो साफ है। सर आप तो जेपी आंदोलन से ही निकले हैं, तो क्या आप जेपी के रास्ते पे चलकर एक नया नहीं, हम उनके रास्ते पे आज नहीं, पहले से ही चल रहे हैं। मंगलवार को अरुणाचल निवास में फॉल्कन लुकू को बार्कली यूनिवर्सिटी में संगीत शिक्षा के लिए म्यूजिक कार्यक्रम किया गया। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बातचीत करते हुए फॉल्कन ने कहा कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा फॉल्कन लुकू ने।
मैं बहुत ये ऑडिशन क्रैक करके बहुत खुश हुआ। मुझे उधर जाएगा, भारत का स्टूडेंट लोग भी होगा, लेकिन हम लोग कम है, लेकिन हम हमारा बेस्ट देगा। कोशिश करूँगा कि हमारा देश के लिए हम भी कुछ करें। अभी फंड रेज कर रहा हूँ और डोनेशन वगैरह करके, एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ वेलफेयर का कुछ ट्राई करेगा। वो क्या होता है हम देखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी वन महोत्सव मनाने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने पौधे लगाकर मनाया नेशनल फॉरेस्ट डे। ईटानगर के राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में नेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया। उत्सव को मनाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी भी वहां मौजूद थे। वहां उन्होंने पौधा लगाया और सभी से ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 82% फॉरेस्ट एरिया है और अगर सब लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम इसे 90% तक भी ला सकते हैं। नाबाम तुकी के साथ साथ और भी कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। The Van Mahotsav festival used to celebrate throughout the country. सर, इस शुभ अवसर पर आप अरुणाचल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज तो बहुत अच्छा दिन है। सारा दुनिया में, हिंदुस्तान में जो नेशनल फॉरेस्ट डे, वन महोत्सव हर जगह में मना रहा है। और आज हम लोग भी यहाँ राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये कैंपस में हम लोग पौधा लगाया और मुझे विश्वास है ये पौधा तो हजारों साल रहेगा। और इस आज दिन से लेकर के आगे हर गांव वाला को एक एक पौधा लगाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। और हर बच्चे एक एक पौधा कम से कम हर महीना लगाएं, तो कम से कम साल भर में 12 पौधा लगाएगा तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में जो 82% फॉरेस्ट कवर है उसको हम 90% फॉरेस्ट कवर बनाना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्कूल के बच्चे पढ़ने की बजाय कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़कर ये बच्चे मिड डे मील के राशन को लाद रहे हैं। क्या यह है राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस इन एजुकेशन? साइकिल पर सामान लाद रहे ये बच्चे अपने घर का काम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो स्कूल का बोझा उठाए जा रहे हैं। वैसे तो इन बच्चों को अभी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन ये अपने ही मिड डे मील के लिए राशन को लाद कर स्कूल जा रहे हैं। ये दृश्य स्कूल प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी कई सवाल खड़े करता है, जो हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस इन एजुकेशन का दावा करती रही है। ये बच्चे पापुम पारे जिले में बालीजन सर्कल के मिडिल स्कूल कोकिला के हैं, जो पढ़ने की बजाय अपने मिड डे मील का सामान ढो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो सरकार राशन उपलब्ध करवाती है, क्या वो सामान लादने के लिए किसी को नहीं भेजती? अगर हाँ, तो फिर स्कूल प्रशासन बच्चों से ये काम क्यों करवा रही है? फिलहाल मैं खड़ी हूँ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के बालीजान एरिया पे, जहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने देखा कोकिला मिडिल स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने साइकिलों पे मिड डे मील राशन के बड़े बड़े बोरिया साइकिलों पे लाद के कैसे पार करवा रहे थे। सोचने वाली बात ये होती है कि मिड डे मील को कैरी करने के लिए एक कैरियर कॉन्ट्रैक्टर का फंड अलग से आता है, जिनका काम ये होता है कि मिड डे मील सभी स्कूलों में पहुँचाया जाए। अभी उनका वो फंड और उनका वो रोल कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का दावा जो जीरो टॉलरेंस ओवर एजुकेशन पे करती है, जहाँ पे वो कहती है कि स्कूलों पे सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका जो कंडीशन है सुधारा जाएगा, यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे अपना मिड डे मील खुद से साइकिल पे क्रॉस करवा रहे थे, जो कि एक बार अगर गलती से नदी पे गिर जाए तो पूरा बर्बाद हो सकता है। अभी देखने वाली बात ये होगी फ्यूचर में कि कहाँ तक उनका दावा सही होता है और बच्चे ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ तक सही है। विद कैमरा पर्सन हितेश, मैं कारपुर चिस्ती रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को ढाका में होने वाले भारत बांग्लादेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को 23 और 24 अगस्त को ढाका में आयोजित होने वाले भारत और बांग्लादेश बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित किया गया है। ये प्रोग्राम इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा की जाएगी। social culture system within a
2 साल के अंदर में सिक्किम साक्षर राज्य होगी और देश का दूसरा लिटरेट स्टेट होगा। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मेरा कोशिश है कि सिक्किम की शिक्षा की जो पद्धतियां हैं वो देश का सर्वश्रेष्ठ बने और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और सरकार ने 20% रकम 20% बजट शिक्षा के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो देश में 20% खर्च करने वाले राज्य सिक्किम पहला है। इसीलिए हम शिक्षा में कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षा हमारे प्रथम प्रायोरिटी है, प्राथमिकता के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे जितना सिक्किम के बच्चे हैं वो शिक्षित बने, सक्षम बने और एक अच्छा नागरिक बने। हम लोग सब जाकर देख रहे हैं कि इसलिए मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी लेकर इस पर गया हूँ कि खुद ब्यूरोक्रेट्स भी समझें, देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है गांव में, क्या समस्या है, तो और ज़्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। ये जरूर देश के लिए भी एक अनुकरणीय होगा। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हो रही है सब्जियों की कमी। डीसी द्वारा फिक्स किए गए दामों को लेकर दुकानदारों ने किया सब्जी बेचने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के बाद कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सब्जियों और फलों के दाम फिक्स कर दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर द्वारा फिक्स किए गए दामों से दुकानदार जरा भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि फिक्स किए गए दामों से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसी के चलते सभी दुकानदारों ने सब्जी न बेचने का फैसला किया है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक डीसी दामों पर कोई फैसला नहीं लेते तब तक वो काम नहीं करेंगे। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ऐसा बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे अभी सब्जी मंडी में सब्जी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो इसका रीज़न बहुत सारा बताया गया है। जो लास्ट टाइम का कैपिटल डीसी ने जो प्राइस रेगुलेट किया था उसके कारण बहुत सारे ऐसा सब्जी मंडी के जो बेचने वाले को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रीजन मतलब रेट के वजह से, मतलब जो रेट यहाँ में जो डीसी दिए हुए हैं तो वो रेट में यहाँ पर हम बिक्री नहीं कर पाते हैं क्योंकि हारमोती में ही वही वो रेट में कोई छूने नहीं देगा सब्जी। अभी यहाँ में 30 रुपये टोमेटो दिए हुए हैं, वहाँ पर 35 रुपये हम लोग खरीदना पड़ता है। तो 35 रुपये लाकर उसको मतलब 50 छाट छूट के मतलब हम लोग को 43 रुपीज़ पड़ जाता है या 50 रुपीज़ बिक्री करना पड़ता है। वो रेट में तो हम कहाँ दे पाएंगे, इसीलिए हम लोग सब्जी के मतलब नहीं ला रहे हैं। सब्जी कहाँ से लाते हैं? सब्जी हारमोती से लाते हैं, शिलोंग से लाते हैं। जैसे बमडीला और ये बमडीला से बंदा और ये सब टमाटर आता था तो वो आने से मिलता है, नहीं आने से नहीं मिलता है। तो वहाँ का प्राइस में और ईटानगर का प्राइस में कितना डिफरेंस है? जो कैपिटल डीसी में बहुत डिफरेंस है। जो प्राइस में कितना डिफरेंस है? जो वहाँ पे जो रेट यहाँ पर कैपिटल डीसी दिए हुए हैं ना वो रेट में तो वहाँ छूने भी नहीं देगा कोई। वहाँ का व्यापारी छूने भी नहीं देगा। 60 रुपये मिर्चा दिया हुआ है, वहाँ पर 90 रुपीज़ मिर्चा है। बंदा गोभी को यहाँ 30 रुपये देने के लिए बिक्री करने के लिए बोले, बंदा गोभी अगर छील कर बिक्री करते हैं तो एक टू बंदा गोभी में 300 ग्राम 400 ग्राम बंदा गोभी का पत्ता निकल जाता है। तो पत्ता तो छीलने का तो रेट तो नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग सब्जी बंद किए हैं। सब्जी का जो रेट दिया है डीसी साहब, वो डीसी साहब का सब्जी का रेट से यहाँ का दुकानदार लोग को पोसाता नहीं है। हाँ, जो रेट वहाँ का खरीदारी होता है उससे कम दाम में रेट लगाया है यहाँ में बेचने के लिए, इसीलिए दुकानदार लोग कोई पोसाता नहीं है बोल के सब्जी लाने छोड़ दिया, बाजार भी नहीं गया। काहे रेट तो कोई देश में नहीं है कच्चा माल के। हारमोती से लाने से 10 केजी 5 केजी रास्ता में ख़राब हो जाता है। फिर हम लोग रेट से सामान दे के हम लोग का पूंजी पूरा ख़त्म हो गया है ना। अभी पूंजी चलने के लिए नहीं मिल पा रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जी मंडियों में अभी सब्जी मिलना ही बंद कर दिया। जब हमने इस शॉपकीपर से पूछा तो उनका बताना ये था कि जो कैपिटल डीसी ने जो प्राइस रेगुलेट किया था वो बिल्कुल भी इनके जो खरीदा दाम से नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी सब्जियाँ आते हैं वो बाहर से आते हैं, हारमोती या शिलोंग से लेके आते हैं। तो शिलोंग का प्राइस और यहाँ पे जो डीसी ने जो प्राइस रेगुलेट किया वो बिल्कुल भी डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंसेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सब्जियाँ हैं, यहाँ पे जो प्याज रखा हुआ है वो भी पूरी तरह से सड़ गया है, शायद कस्टमर ही नहीं आ रहा खरीदने के लिए या ये बेच ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जियों का थैला हमने देखा है जो पूरा खाली पड़ा हुआ है। इतना फ्रेश सब्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। जितना ये भिंडी हम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल भी अच्छी उसमें नहीं है, फ्रेश नहीं है, न्यूट्रिशन में नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बिल्कुल भी सब्जियों का जो हाल है वो बहुत बुरी तरह से रखा गया है। और सब्जी मंडियों में जो बेचने वाले हैं, शॉपकीपर का कहना है कि सब्जी बेचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए वो अभी से सब्जी बेचना ही बंद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ईटानगर में, अगर कहीं भी सब्जी नहीं मिले तो डीसी को भी
भी सोचना पड़ेगा कि वो हमारे जो जितने भी जो पब्लिक है उनको सब्जी कहाँ से सप्लाई करेंगे। क्या वो हरमुद्दी जाके हमें खरीदना पड़ेगा या शिलोंग जाके डायरेक्ट हमें खरीदना पड़ेगा। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के डिप्यूटी कमिश्नर ने किया फरमान जारी। कहा कि अब NH52 की रोड साइड पर नहीं लगेगी कोई दुकान। NH52A की रोड साइड पर लगने वाली दुकानों पर अब रोक लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने ये आदेश दिए हैं कि अब से ईटानगर के पहलवान पॉइंट और गंगा विलेज में साप्ताहिक मार्केट लगेगी और रोड साइड पर कोई भी सामान नहीं बेचेगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर दोलांग आकुम ने ईस्टर्न स्काई मीडिया को बताया कि ये फैसला उपभोक्ताओं और स्थानीय सब्जी उत्पादकों के फायदे के लिए लिया गया है। लोकल प्रोड्यूस जो हमें बेच रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक ही है, तो उन लोग के लिए एक जगह आइडेंटिफाई करके एक जगह में बेचने के लिए, स्पेशली जो हाईवे नाहरलगुन के ईटानगर में बेच कर। तो अभी पालवन पॉइंट का आसपास में एक जगह लोकेट किया है, तो वहाँ में मतलब ओनली इन सैटरडे, एवरी सैटरडे। तो लेकिन वो ये नहीं होगा हरमुद्दी से आने वाला, बाहर से आने वाला उन लोग के लिए नहीं है, ओनली फॉर लोकल्स। तो ये इसका मतलब ये लोकल को उन लोग को इनकरेज करने के लिए, मतलब वहाँ में मिडिल मैन नहीं होगा, इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो वो एक जगह आइडेंटिफाई किया। और दूसरा जगह इसमें गंगा में कम्युनिटी हॉल का सामने में एक ग्राउंड है, वहाँ में जोते पोमा से, हाँ वहाँ से आता है वेजिटेबल ना, वो लोग के लिए वहाँ में आइडेंटिफाई किया सर। तो उसका अभी हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहा है। कैपिटल के डिप्टी कमिश्नर मेघा कामकी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नेशनल हाईवे के रोड साइड में जितने भी सब्जियां बेचा जा रहा है या फिर जितने भी मीट बेचा जा रहा है उनको एक प्रॉपर लोकेशन में शिफ्ट किया जाए ताकि कैपिटल की सुंदरता को मेंटेन किया जा सके। इसके बारे में हमने दोलंग आकुम जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, इनसे जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस बारे में 2 जगहों का सिलेक्शन किया जा चुका है, एक पहलवान मोड़ के सामने और एक दूसरा गंगा विलेज के सामने। और उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन बहुत ही जल्द हो जाएगा। कैमरामैन ताजुम मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए नाहरलगुन में शुरू हुई बायोमेट्रिक इनरोलमेंट ट्रेनिंग। 19 अगस्त से शुरू होगा जनता का बायोमेट्रिक इनरोलमेंट। नाहरलगुन के नगर परिषद कार्यालय में बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की ट्रेनिंग दी गई क्योंकि 19 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक जनता का बायोमेट्रिक इनरोलमेंट किया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन में देश भर के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए अरुणाचल प्रदेश के सेंसस ऑपरेशन की डिप्टी डायरेक्टर बांद्री दो श्रोतुन ने इस ट्रेनिंग के बारे में और विस्तार से बताया। Ma'am, tell us about the camp. Okay. This National Population Register, it is a comprehensive database of all the usual residents in the country in any area, be it a village, a district, up to the national level. This NPR is being conducted. So we have already done this first phase of the National Population Register, that is the demographic collection. We have already done in the year 2010 along with the census operation during the house listing time. So now this is the second phase that we'll conduct, that is the collection of the biometric, that is the iris, fingerprints and the photograph. And for this Naharlagun rural and urban charges, we will be taking from 19th Feb. So I've come here for this training only, for briefing up the enumerators, what they are supposed to do, how they have to go to the household and give the KYR plus form, that is the Know Your Residents, so that all the people, the residents of this particular Naharlagun area, rural and urban, they'll have to come to the respective camps and as per the venue and the date which will be given, which will be told to them by the enumerators. अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लुबला में आर्मी ने फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। दूर दराज के गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए यह कैंप लगाया गया है। हेल्थ कैंप में मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम मौजूद थी जिसमें सर्जन और डेंटल स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। कैंप में HIV के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और फर्स्ट एड पर ट्रेनिंग भी दी गई। इस कैंप से करीब 3000 लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।